हेलो हेलो हेलो। कैसे हो तुम लोग? कैसे हो बच्चे लोग? बच्चा पार्टी मैं आ चुका हूं। कैसे हो आप सब? चैट बॉक्स में बताओ, हाय हेलो करो। आ चुके हो तो प्लीज हाय हेलो करो चैट बॉक्स में। आज बहुत ज्यादा धमाकेदार सेशन करने वाले हैं। आज पीपीएम का इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2 करेंगे भैया। पार्ट नंबर 2 फोड़ेंगे आज। सब ये बताओ भैया, खाना पीना खा के तो आए हो ना? खाना पीना खा के तो आए हो ना? नहीं भैया, आज थोड़ा सा दमदार सेशन होने वाला है। आज दमदार पावरफुल पावर पैक्ट वाला सेशन होने वाला है, जहां पे हम लोग पीपीएम का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 को बहुत अच्छे से खत्म करेंगे। जैसे आप सबको पता है कि पीपीएम के इंट्रोडक्शन चैप्टर से दोस्तों 20 से 25 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन में पूछेगा, और आज के क्लास में ही हम लोग 15 मार्क्स का कवरेज करने वाले हैं। ये सब जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यस, मैं सच्ची बोल रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे नालायकों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए ये क्वेश्चंस। समझ रहे हो ना मेरे प्यारे प्यारे भोले भाले जीव जंतु? प्लीज आप लोग अटेंशन दीजिए और रेडी हो जाइए। आज हम लोग करेंगे पीपीएम वन शॉट इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2, जहां पे आपको समझाएंगे भी, रटवाएंगे भी, सब कुछ करेंगे। भाई तुम्हारा भाई तुमको याद करवा के दे देगा। इसीलिए आप लोग साथ साथ चैट बॉक्स में जो है ना भैया, पार्टिसिपेट कीजिएगा। चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करो भाई। अगर घर में एक लैपटॉप है तो लैपटॉप में मेरा वीडियो चला लो और फोन से चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करो। और भाई अगर लाइक का बटन नहीं दबा रहे हो ना तो बहुत गलत कर रहे हो। मैं रो दूंगा यहीं पे। दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, तुम लाइक का बटन नहीं दबा रहे हो भैया। पीपीएम तुमको एकदम पानी पानी कर देंगे, इतना अच्छा से समझाएंगे कि पानी पानी हो जाएगा पूरा। 70 प्लस आएगा तुम्हारा अगर मेरे सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया। प्लीज भैया एक लाइक कर दो, एक लाइक कर दो भैया। और यस, शेयर तो बनता है। हर एक कॉलेज ग्रुप में शेयर करो। जितना सारा ग्रुप दिख रहा है व्हाट्सएप पर जाओ, जितना भी ग्रुप दिख रहा है हर ग्रुप में शेयर कर दो। सबको पढ़ाओ भाई, सबको पढ़ाओ, बहुत बेनिफिट मिलेगा। स्टार्ट करें आज का सेशन बाबू लोग भैया लोग। आज का सेशन स्टार्ट करें बाबू लोग भैया लोग दीदी लोग। क्या आज का सेशन स्टार्ट करें? बताओ ना, बताने में क्या शर्म आ रही है तुमको? बताओ आज का पीपीएम का इंट्रोडक्शन वाला सेशन स्टार्ट करे या नहीं करे? सब जब बताएगा पूरा का पूरा चैट बताओ एकदम, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। बताओ जल्दी बताओ। यस भैया करो ना स्टार्ट, हम तो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कब करोगे स्टार्ट? यस अब कर रहे हैं स्टार्ट। तुमने परमिशन दे दिया ना, अब कर रहे हैं स्टार्ट। ओके जी, ओके ओके ओके। अब देखो, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से। भैया ये कौन सा स्कूल में पहुंचा दिया, क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट? सुनो पहले ध्यान से। अब देखो, क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ना 90th एंड 20th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था, यानी कि लेट 90th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में। अब क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ना क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से ही आया हुआ था। बचपन में क्लास 12 की यादें ताजा है ना अभी भी? हेनरी फॉयल और टेलर के बीच में हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, उन दोनों को भिड़ा देते थे। बचपन वाला याद अभी भी ताजा है ना? तो वो सब कहां आता है? वो सब क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में आता है। यानी क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से हम लोगों को दो प्रिंसिपल्स मिले हैं। कौन कौन से भैया? एक है साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। सुनो सुनो ध्यान से सुनो, क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से हम लोगों को दो प्रिंसिपल मिले हैं भैया। एक है साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। और आप लोग चैट बॉक्स में बताओगे, पार्टिसिपेट करोगे, हर जन कोई पार्टिसिपेट करेगा। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? हु इज द पापा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? बताइए, जल्दी बताइए। आप लोग क्लास 12 में भी पढ़े हुए हो। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? हर कोई बताएगा। कौन है, कौन है पापा, कौन है साइंटिफिक मैनेजमेंट का? जल्दी बताओ। आंसर है एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेडरिक टेलर। ठीक है, इसका पूरा का पूरा नाम क्या है भैया? फ्रेडरिक टेलर।
तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ना, वो फ्रेडरिक टेलर द्वारा लाया गया था। वो फ्रेडरिक टेलर द्वारा लाया गया था। वो ये बोलता है कि हर काम हम लोगों को साइंटिफिक स्टडी करके करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया ज्ञान की बातें हैं, प्रिंसिपल कुछ भी लगा दो, वैसा नहीं। तो फ्रेडरिक टेलर क्या बोलता है कि जो भी काम हम लोग करेंगे, जो भी टास्क हम लोग करने वाले हैं, वो जो भी मेथड्स हम लोग फॉलो करने वाले हैं, सब चीज को हम लोग साइंटिफिक स्टडी के थ्रू करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट करके करने वाले हैं, एनालाइज करके करने वाले हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए, सब कुछ समझाऊंगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का पप्पा कौन है बताइए? हु इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट? दोस्तों प्लीज बताओ ना, मैं इंतजार कर रहा हूं। कितना इंतजार करूं तुम्हारा? चैट बॉक्स का लाइक करो, अगर तुमने बता दिया तो लाइक करो, अटेंडेंस मार दो एक कि हाँ मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं। बताओ, हु इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट? यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का पप्पा कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कौन लाया था? हेनरी फॉयल। याद भी करवा रहे हैं, देखो याद भी करवा रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो है ना बाबू, वो कौन लाया था? हेनरी फॉयल। हेनरी फॉयल, हेनरी फॉयल बचपन में पढ़े थे, जिसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, जो बस ज्ञान की बातें बोलता है कि डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को डिवाइड कर दो, स्पेशलाइजेशन, उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन, 14 प्रिंसिपल, यानी 14 ठो बेटा ज्ञान की बात बोल दिया। किसने? हेनरी फॉयल ने। क्लास 12 की बात याद है ना, कि 14 ठो ज्ञान की बातें बोल दिया एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के थ्रू फॉयल ने। और फॉयल आइडेंटिफाई 5 की फंक्शंस, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। यानी फॉयल ने ये आइडेंटिफाई किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से चलाने के लिए क्या क्या चाहिए। बताओ, 5 फंक्शंस बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, पार्टिसिपेट करो, वापस से पढ़ाऊंगा डिटेल में, चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करो। फॉयल आइडेंटिफाई 5 की फंक्शन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से मतलब कि चलाने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? प्लानिंग चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग चाहिए, कमांडिंग चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग चाहिए और कंट्रोलिंग चाहिए। ठीक है, और उसने ना बहुत सारा प्रिंसिपल्स बनाया, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन, सब चीज हम लोग डिटेल्स में एक एक करके पढ़ेंगे। अब ये बताओ कि क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में कितने प्रिंसिपल्स हैं? कितने लोगों के प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं? 2 लोगों के। एक तो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको डेवलप किसने किया था? FW टेलर ने। और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, जिसको डेवलप किसने किया था? हेनरी फॉयल ने। हेनरी फॉयल। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखो, समझ गए सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, अब आइए डिटेल्स में पढ़ते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पहले पढ़ेंगे। द अप्रोच pioneered by Frederick Taylor emphasized the scientific study of work process। यानी कि FW टेलर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट लाए थे ना बाबू, वो इस पे फोकस करते हैं कि वर्क जो होना चाहिए वो साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए वर्क का, कि एक लेबर किस तरह से काम करता है, कब कब काम करता है, कब कब ब्रेक लेता है, कब कब एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंसी है उसका, सब कुछ का साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए। साइंटिफिक स्टडी, सब चीज का क्या होना चाहिए? साइंटिफिक स्टडी। ऐसा किसने बोला है? फ्रेडरिक टेलर ने बोला है। सिंपल सा बात है, जिससे वो लेबर का प्रोडक्टिविटी जो है दादा इंक्रीज कर जाएगा, जिससे वो लेबर ज्यादा ज्यादा खटने लगेगा। एक लेबर अगर 10 घंटा काम करने आता है, उसमें से वो 8 घंटा सिर्फ बातेला मारता है, फोन चलाता है, पबजी खेलता है, तो वो काम कितना किया बताओ? वो सिर्फ 2 ही घंटा काम किया। लेकिन ऐसा रिकॉर्ड्स में तो दिख रहा है वो 10 घंटा काम किया। तो वैसा अप्रोच को फॉलो नहीं करना है बाबा, वैसा अप्रोच को फॉलो नहीं करना है। हम लोगों को साइंटिफिक स्टडी करना है, उस पर रिसर्च करना है, उसको बैठ के देखना है कि ये लेबर कितना काम कर रहा है, ये मजदूर कितना काम कर रहा है, उसको बैठ के देखना है, ऑब्जर्व करना है, वो कहां कहां ब्रेक लेता है, वो कितने मिनट का ब्रेक लेता है, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, वो कितना स्पीड में काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइंटिफिक स्टडी। इसको ही बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी। और FW टेलर ने बोला कि किसी का प्रोडक्टिविटी चेक करने के लिए भैया साइंटिफिक स्टडी करो, फिर ही
उस लेबर का जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगा। चलो भैया क्लियर है कि नहीं है बताइए। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसका किसका क्लियर है बताओ ना जी। चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में ऐसे बोलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। एकदम तूफान आना चाहिए, हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, हर कोई, हर कोई पार्टिसिपेट करेगा। एग्जाम पास करना है ना, हर कोई पार्टिसिपेट करो। क्लियर। इसके बाद देखो, इसके बाद बाबा हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, जिसको किसने डेवलप किया था? जिसको हेनरी फॉयल ने डेवलप किया था। किसने? हेनरी फॉयल ने। किसने? हेनरी फॉयल ने। दिस अप्रोच फोकस्ड ऑन प्रिंसिपल मैनेजमेंट एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हेनरी फॉयल का जो प्रिंसिपल है ना, वो इतना ज्यादा हटके है, इतना ज्यादा अच्छा है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में वो अप्लाई करता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर सकते हो। हेनरी फॉयल का जो प्रिंसिपल है वो गजब का प्रिंसिपल है भैया, गजब का प्रिंसिपल। और हेनरी फॉयल फोकस करता है प्लानिंग पे, ऑर्गेनाइजिंग पे, कमांडिंग पे, कोऑर्डिनेटिंग पे, कंट्रोलिंग पे। किस किस पे फोकस करता है बताओ? हेनरी फॉयल किस चीज पे फोकस करता है? कौन से 5 फंक्शंस पे फोकस करता है बताओ? जल्दी बताओ। हेनरी फॉयल कौन से 5 फंक्शंस पे फोकस करता है? चैट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए जी। चैट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए जी। बताइए, बताइए, बताइए। हेनरी फॉयल किन 5 फंक्शंस में मतलब कि फोकस करता है बताइए? भैया प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद कमांडिंग, कमांडिंग मतलब लीडिंग, इसके बाद कोऑर्डिनेटिंग, इसके बाद कंट्रोलिंग। ठीक है, याद करवा दिए हम पूरा। लिख दीजिएगा बस। अगर आपको पूछा गया क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, लिख दीजिएगा कि कब आया। उसके बाद लिखिएगा क्या क्या आता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, दोनों चीज के बारे में अच्छे से लिख दीजिएगा बाबा। समझा तो दिए? ओके जी, ओके। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, एफडब्ल्यू टेलर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी भैया टेलर बाबा के प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं। वाओ वाओ जी वाओ। वो टेलर बाबा जो ज्ञान दिए हैं कि हर चीज का साइंटिफिक स्टडी करो, इससे ही तुम लेबर का एफिशिएंसी को जान पाओगे। एक एक प्रिंसिपल को निचोड़ निचोड़ के पढ़ेंगे और यही आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों, यही आपके एग्जाम में आएगा मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। चलो पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं जी, चलो पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल, एफडब्ल्यू टेलर का पहला प्रिंसिपल नाम है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब इन्होंने ये बोलना चाहा है, एफडब्ल्यू टेलर जी ने ये बोलना चाहा है कि साइंस को कमजोर मत समझो। वो जो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड तुम फॉलो कर रहे थे ना, उसको उठा के फेंक दो, उसको अपनाओ मत, उसको दिमाग से निकालो। यानी जो ओल्ड पुराना वाला मेथड यूज कर रहे थे, उसको उठा के फेंको और नया साइंटिफिक मेथड्स यूज करो। नया साइंटिफिक मेथड्स यूज करो, सिस्टमैटिक तरीके से एनालाइज करो। मैनेजमेंट को पुराना घिसा पिटा तरीका से काम नहीं करना चाहिए। अगर लेबर के एफिशिएंसी को चेक करना है तो इनके हिसाब से चेक करो, साइंटिफिक मेथड्स का यूज करो। वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, वो कितना देर काम किया, वो कितना आवर काम किया, उसका एफिशिएंसी कितना है, वो कितना स्पीड में काम कर पा रहा है, उसका क्वालिटी बनाने का कैसा है, ये सब चीज का इस्तेमाल करो। सिंपल सा बात है, ज्ञान की बातें पर इस्तेमाल मत करो। ओल्ड घिसा पिटा जो मेथड था वो हटाओ। ओल्ड घिसा पिटा मेथड मतलब क्या था? पहले ना लेबर लोगों को बोला जाता था कि आप 10 बजे आएंगे और रात को 10 बजे घर जाएंगे। तो लेबर लोग भी बेटा लोग सियाना होता था, 10 बजे तो आता था, लेकिन 8-10 घंटा ये लोग पबजी खेल लेता था, ये लोग फोन चलाता था या किसी से बात कर लेता था। तो एफिशिएंसी कहां निकला? एफिशिएंसी तो सिर्फ 2 घंटे का निकला। एक्चुअल काम तो वो सिर्फ 2 घंटे का किया। क्या एफिशिएंसी निकला? नहीं। तो यही है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड को उठा के फेंको और कुछ साइंटिफिक स्टडी लेके आओ। उसके पास बैठो, लेबर के पास बैठो, उसको देखो कि क्या क्या कर रहा है, वो कितना एफिशिएंसी में काम कर रहा है। क्लियर है? तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब है रिप्लेस ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब मेथड विद साइंटिफिकली डेवलप्ड वंस। यानी कि अब नया मेथड्स को लाओ, पुराना मेथड्स को फेंको। मैनेजर शुड बेस डिसीजन एंड टेक्निक्स ऑन सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि एक मैनेजर को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, एक मैनेजर को सिस्टमैटिक एनालिसिस करना चाहिए।
यानी मैनेजमेंट एक साइंस है ना भाई, मैनेजमेंट तो एक साइंस भी है, तो वो साइंटिफिक स्टडी करो। मैनेजमेंट मैनेजर प्लीज साइंटिफिक स्टडी करो। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब आप लोग समझ गए। प्लीज आप लोग बताइए चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताइए मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु, जल्दी जल्दी बताओ। ओके जी, ओके ओके ओके, समझ गए समझ गए समझ गए। जीव जंतु अभी नेक्स्ट नेक्स्ट आओ। हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि FW टेलर बोले हैं भाई हारमोनी बना के रखना, शांतिपूर्वक सारा का सारा काम होना चाहिए। सारा का सारा काम मैनेजमेंट और वर्कर दोनों मिलके करेगा, दोनों मिलके करेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है मैनेजमेंट और वर्कर्स का? सिंपल सा बात है, सारा का सारा काम दोनों मिलके करेगा, मिलजुल के रहो और मिलजुल के काम करो, ऐसा FW टेलर बोलते हैं। मैनेजमेंट मान लीजिए बार बार अपने लेबर्स पर अत्याचार करेगा, तो कौन सा लेबर काम करेगा भैया? लेबर को बार बार धमकाएगा, लेबर पर बार बार टॉर्चर करेगा, लेबर को मारेगा, तो कौन सा लेबर काम करेगा उसके ऑफिस में, उसके फैक्ट्री में? तो वैसा नहीं करने के लिए बोला है कि सारे के सारे जन, मैनेजमेंट हो या वर्कर्स हो, मिलजुल के काम करो और शांतिपूर्वक तरीके से काम करो, शांतिपूर्वक तरीके से काम करो। इसको ही बोलते हैं हम लोग हारमोनी। तो हम लोग क्या बोलते हैं? बाबा रे बाबा, हारमोनी, कितने प्यारे हो तुम लोग। बताओ, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। बूस्टर एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जहां पे सब मिलके काम कर सके। कौन कौन? मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों, मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों कोलैबोरेट होकर काम कर सके, मिलजुल के काम कर सके, इंश्योरिंग दैट बोथ ग्रुप देयर कॉमन गोल्स एंड वर्क टुगेदर इन हार्मोनी। हम साथ साथ हैं, वो वाला। सब कोई अपना साथ साथ आराम से गोल्स को अचीव करे और काम करे एक साथ। क्लियर है? ओके, क्लियर है जी, क्लियर है। तो हमने कितना प्रिंसिपल पढ़ा? 2 प्रिंसिपल्स पढ़े, एक साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब, एक हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ओके जी, ओके। अब नेक्स्ट बढ़ाइए सर। अब नेक्स्ट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि एक अकेला आदमी सिर्फ काम करने से नहीं होगा रे बाबा। अगर तुम अकेले काम कर लिए तो क्या होगा? कोऑपरेट करके काम करो, एक दूसरे की मदद करो भाई। मैनेजर वर्कर सबको काम करना है, सबको एक साथ काम करना है। अगर एक रिजल्ट चाहिए तो सबको काम करना पड़ेगा। याद है वो ग्रुप प्रोजेक्ट वाला दिन जब सिर्फ तुम मेहनत करते थे और तुम्हारा मेहनत का क्रेडिट तुम्हारे दोस्त लोग लेके जाते थे? वैसा नहीं करना है, फिर सक्सेसफुल नहीं होगा। सबको मेहनत करना है, सबको मेहनत करना है। क्या रे बाबा? सबको मेहनत करना है। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यानी कि एक अकेला आदमी सिर्फ काम मत करो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक अकेला आदमी करेगा भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा रे बाबा। बचपन में पढ़ते थे ना, एकता में भी बल है, एकता में भी बल है। अगर सब एकजुट होकर काम करे तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेज हो जाएगा। सिंपल सा बात है। क्लियर है? इसके बाद मैक्सिमम आउटपुट नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। FW टेलर जी ने बोला है भैया, आउटपुट जो लाना है वो मैक्सिमम लाना है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं। जैसे कि आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग का मेंटालिटी के बारे में बात बताता हूं। आप लोग सोचते हो किसी भी तरीके से 30% आ जाए, किसी भी तरीके से 30% आ जाए, हे भगवान बस पास करा दो। इस तरह से सोचते हो ना? ऐसे सोचते हो कि नहीं? हे भगवान सिर्फ पास करा दो, हे भगवान सिर्फ 40% दिला दो, 40% दिला दो, मैं आपके दरवाजे पर 11 नारियल फोड़ूंगा। ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बताओ कि भैया 30% दिला दो, 40% दिला दो, पास करवा दो बस। तो ये नहीं सोचना है। FW टेलर बोलते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट के बारे में सोचो, जितना ज्यादा मैक्सिमम ला सको उतना ज्यादा अच्छा। रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट नहीं भैया। आप रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट सोच रहे हो कि 30% लाना है, 40% लाना है। क्यों क्यों क्यों? बीकॉम के एग्जाम में कोई 30-40% लाता है? मिनिमम आपको 70, 80, 90 का सोचना चाहिए, जितना ज्यादा हाई जा सके। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम आउटपुट नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, यानी कि हम लोगों को एम करना चाहिए हमेशा मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए, नॉट रेस्ट्रिक्टेड। ओके, इसके बाद वाला देखिए। अब देखिए 4 प्रिंसिपल पढ़ लिए बाबू। बाबू बाबू जरा ध्यान दो। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मैक्सिमम आउटपुट नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट,
इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ओके, यहां पे FW टेलर जी बोलते हैं कि हर एक पर्सन, जितना भी पर्सन है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में जितना भी पर्सन है, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए, सबका ग्रोथ होना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए भैया, सबको कुछ सीखने को मिलनी चाहिए। अगर वो इंसान वही के वही रहा तो फिर उसका ग्रोथ कहां हुआ? तो हर एक एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय का जो तुम्हारे कंपनी में काम करते हैं उनका डेवलपमेंट हो गया ना भैया, तो तुम्हारे कंपनी का भी डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, तुम्हारे कंपनी का भी डेवलपमेंट होगा ही होगा। इसका मतलब क्या है? देखो, प्लीज 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 देखो ना, लाइक करो ना, शेयर करो ना, पसंद आ रहा है तो शेयर क्यों नहीं कर रहे हो तुम? अब मुझे बुरा लग जाएगा भाई। लाइक करो फटाफट से आप लोग, सबसे पहले तो लाइक कीजिए, लाइक कीजिए भाई, लाइक कीजिए, मेरा डिमांड है, लाइक कीजिए। ओके जी, ओके ओके ओके। इसके बाद देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर ऑल एम्प्लॉयज इनेबलिंग देम टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। हर एम्प्लॉयज को हम लोग डेवलप करें, इतना ज्यादा डेवलप करें कि वो आसमान छूले, एकदम जाके वो आसमान छूले। सिंपल सा बात है। जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, जब मैं टीचिंग फील्ड में नया नया आया था तब मैं इतना बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूंगा, फिर धीरे 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 करके ग्रोथ हुआ, इंप्रूव हुआ, और आज देखो कितना ज्यादा इंप्रूव हो चुका हूं, है ना? तो इस तरीके से हर एक पर्सन ग्रो करता है, हर एक पर्सन डेवलप करता है। आज देखो बड़े बड़े टीचर्स को कंपीट कर रहा हूं। इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन। हर इंसान डेवलप होता है, आप भी डेवलप हो जाओगे मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। ओके, चलो अभी हम लोग इज्जत भी करेंगे और बेइज्जती भी करेंगे। क्या करेंगे भैया? इज्जत करेंगे और बेइज्जती करेंगे। किसका? अरे साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो टेलरवा का साइंटिफिक मैनेजमेंट का इज्जत भी करेंगे और बेइज्जती भी करेंगे। सबसे पहले तो भैया पढ़ना है मेरिट्स, इसके बाद क्या पढ़ना है? डीमेरिट। सबसे पहले सत्कार करेंगे, इज्जत करेंगे, उसके बाद भर भर के बेइज्जती करेंगे। आइए सबसे पहले पढ़ेंगे एडवांटेजेस। ध्यान दीजिए एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों। साइंटिफिक मैनेजमेंट करने के बाद एक लेबर या एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, ज्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं, ज्यादा ज्यादा करके प्रोड्यूस करने लगते हैं। सिंपल सा बात है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी बाय आइडेंटिफाइंग द मोस्ट एफिशिएंट मेथड्स फॉर कंप्लीटिंग टास्क, रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो करने के बाद एक इंसान का एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है, एक इंसान वेस्टेज को रिड्यूस कर देता है, मतलब वेस्ट नहीं करता है, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करता है, टाइम को वेस्ट नहीं करता है। क्लियर है? क्लियर है? ये बताओ क्लियर है कि नहीं बताओ। मेरिट्स, सबसे पहला वाला मेरिट्स क्लियर है? इंक्रीज्ड एफिशिएंसी लिख दोगे अपने एग्जामिनेशन में जाके। ओके जी मेरे जीव जंतु, आइए जीव जंतु लोग आइए। अब नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइजेशन। यानी कि एक साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो करके आप बेहतर से बेहतरीन प्रोडक्ट बना सकते हो दोस्त। आप ये प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो। मान लो कि पहले मैं साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता था तो ये पेन जो था ना वो घटिया क्वालिटी का बनता था, घटिया क्वालिटी का बनता था। लेकिन आज अब ये पेन बहुत अच्छे क्वालिटी का बनने लगा, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का बनने लगा। इसका कोई मार्केट में कंपटीशन नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन। इसके बाद स्पेशलाइजेशन। वर्कर्स आर ट्रेन्ड एंड स्पेशलाइज्ड इन स्पेसिफिक टास्क लीडिंग टू हायर प्रोफिशिएंसी एंड स्किल डेवलपमेंट। यानी हर एक वर्कर को ना अपना अपना जो स्पेशल एरिया है वो एरिया दिया जाता है, वो एरिया अलॉट किया जाता है। मान लो मुझे ये पेन बनाना आता है तो मुझे ये पेन बनाने के लिए दे देगा। मान लो किसी को ये कागज बनाना आता है तो ये कागज बनाने दे देगा। मान लो किसी को ये बॉटल बनाना आता है तो ये बॉटल बनाने के लिए उसका ही भार हो जाएगा। सिंपल सा बात है।
इसका मतलब ये है कि हर एक इंसान का अपना अपना स्किल होता है, उसके स्किल के अनुसार उसको काम दिया जाता है, उसमें उसको एक्सपीरियंस्ड बनाया जाता है, उसमें उसको महारथी बनाया जाता है। ओके, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेशलाइजेशन। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो ना आप लोग, डॉक्टर्स के पास जाते हो कि नहीं जाते हो बताइए? बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो स्किन स्पेशलिस्ट रहते हैं, जो टंग स्पेशलिस्ट रहते हैं, ठीक है, अपना अपना स्पेशल एरिया सबका रहता है, सिंपल सा बात है, इसको ही बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। ये मैनेजमेंट का ये भी धर्म है कि अपने एम्प्लॉयज को साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू ऐसा ट्रेन करना कि वो स्पेशलाइज्ड बन जाए, वो ट्रेंड हो जाए पूरा। ठीक है, ओके जी। इसके बाद 4 नंबर पर ये क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबके पास अपना क्लियर रोल्स रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। आप बोलोगे ना क्या करना है मुझे, आपको अगर मैं पीपीएम का सिर्फ नोट्स दे देता तो आप ये बोलते हो ना कि भैया क्या पढ़ना है मुझे, मुझे तो ये भी नहीं पता कि पढ़ना क्या है, आप तो सिर्फ नोट्स दे दिए। लेकिन मैं यहां आपको पढ़ा रहा हूं, आपको बोल रहा हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो तभी तो आप पढ़ रहे हो ना। बताओ, तभी तो आप पढ़ रहे हो ना। क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब क्या होता है रे बाबा, क्या होता है रे बाबू, रे बाबू, बताओ जल्दी बताओ। साइंटिफिक मैनेजमेंट रोल्स को क्लैरिफाई करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है कि हमारा रोल क्या है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ओके जी, ओके 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 सर, समझ गए। इसके बाद फिनेंशियल फिनेंशियल इंसेंटिव, पैसा मासंगा, पैसा पासंगा। इसका मतलब फिनेंशियल इंसेंटिव मतलब क्या होता है? फिनेंशियल इंसेंटिव मतलब जो जितना बेहतर काम करेगा उसको इंसेंटिव मिलेगा रे भाई, पैसा मिलेगा, पैसा। ये तो एक मोटिवेशन हो गया, ये तो एक मोटिवेशन हो गया रे मेरे भाई। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, बाय लिंकिंग पे टू परफॉर्मेंस साइंटिफिक मैनेजमेंट इनकरेज वर्कर्स टू अचीव हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू वर्कर्स लोगों को यह मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा काम करेंगे, अच्छा पैसा पासंगा, अच्छा काम करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। क्लियर है? मेरिट्स किसको किसको क्लियर हुआ रे बाबा, जल्दी जल्दी बताओ। मेरिट्स किसको किसको क्लियर हुआ, जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, इसके बाद स्पेशलाइजेशन, इसके बाद क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बाद फाइनेंशियल इंसेंटिव। बस 5 ही तो करने हैं, बस 5 ही तो करने हैं। ओके, अब आइए आप बेइज्जती करते हैं इसका, बेइज्जती बेइज्जती करेंगे। अब आइए डीमेरिट्स पढ़ते हैं, डीमेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहला डीमेरिट, सबसे पहला बेइज्जती, ओवर एम्फोसिस ऑन एफिशिएंसी। भैया हर समय काम करवाते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू, हर समय हर समय हर वक्त काम करवाते हैं, हर वक्त देखते रहते हैं कि हमने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया। आप मान लो आप एक कंपनी चला रहे हो और आप हर एक मिनट में जाके अपने लेबर्स को देख रहे हो वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बता दो, ये गलत हुआ या सही हुआ, बताइए। हर एक मिनट में आप जाके चेक कर रहे हो कितना काम हुआ। 10 सेकंड क्यों वेस्ट हुए तुम्हारे, 20 सेकंड क्यों वेस्ट हुए तुम्हारे, 15 सेकंड क्यों वेस्ट हुए तुम्हारे? क्या कर रहा था तुम, ये 15 सेकंड तुमने क्या किया? इस तरीके से तुम अगर ताक झाक करेगा अपने एम्प्लॉयज को, तो एम्प्लॉयज पहला दिन ही छोड़ के भाग जाएगा, नौकरी के ज्वाइनिंग वाले दिन ही छोड़ के भाग जाएगा। क्या बिजनेसमैन बनेगा रे तुम? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, ओवर एम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी, कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं एफिशिएंसी पे, एफिशिएंसी पे कुछ ज्यादा ध्यान दे देते हैं। क्लियर है? इसके बाद मोनोटोनस वर्क। आपको अगर मैं सुबह शाम दिन रात एक ही काम करवाऊं, भैया एक ही काम करवाऊं, मान लो ये पेन बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, कितना दिन अच्छा लगेगा? अगर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल सुबह शाम दिन रात अगर ये पेन ही बनाऊं, किसी ना किसी दिन तो उब जाऊंगा ना रे भाई, मैं किसी ना किसी दिन तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा ना। कितना दिन में ये पेन बनाऊं भाई, कुछ नया करने के लिए दे दो, कुछ नया करने के लिए दे दो। मान लो कि मैं सुबह शाम दिन रात आपको अकाउंट्स पढ़ाऊं, अकाउंट्स पढ़ाऊं, अकाउंट्स पढ़ाऊं, अकाउंट्स पढ़ाऊं 2 साल तक, तो आप मुझे भी छोड़ के चले जाओगे, बोलो कि भैया छोड़ो नहीं करना है। तो मोनोटोनस वर्क का मतलब क्या होता है? मोनोटोनस वर्क का मतलब होता है कि कोई कोई ऐसा इंसान होता है जो रिपीटिव टास्क, मोनोटोनस टास्क नहीं करना चाहता है, बोरिंग हो जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है।
साइंटिफिक मैनेजमेंट तो इसी पे फोकस करता है ना। साइंटिफिक मैनेजमेंट तो बोलता है ना कि जो जिस टास्क में बहुत अच्छा है उसको वही काम करवाओ, सिर्फ उसको वही काम करवाओ। तो इससे क्या हो जाता है, मोनोटोनस वर्क। इसके बाद मतलब कि रेजिस्टेंस टू चेंज। वर्कर लोग ना चेंज होना चाहते हैं, वर्कर लोग अपने स्टाइल में काम करना चाहते हैं। मुझे अगर कोई दूसरा कोई कब्जा करके बोले कि आप मेरे स्टाइल में पढ़ाओ तो मैं पढ़ा पाऊंगा? तुम बताओ तो। मेरा अलग अपना स्टाइल है ना, मेरा पढ़ाने का स्टाइल अलग है ना भाई। मैं अपने नोट्स बना के खुद पढ़ाता हूं, खुद के स्टाइल में पढ़ाता हूं। तो वर्कर लोगों को भी मन करता है कि मैं अपने स्टाइल में काम करूं, मेरे को कोई दूसरा क्यों बताए कि किस तरह से काम करना है। मान लो तुम्हारी मम्मी को तुम अगर एडवाइस देने जाओ कि मम्मी आप ऐसा खाना मत बनाओ, वैसा खाना बनाओ, चपट की एक चाटा मिलेगा तुमको, चपट की एक चाटा मिलेगा। मम्मी क्या बोलेगी, तुम मेरा काम मुझको मत सिखाओ, ठीक है, तुम मेरा काम मुझको मत सिखाओ। तो वर्कर लोगों को चेंज होने का मन करता है लेकिन वो चेंज नहीं हो पाते हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन उनको बोलती है कि आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट ही फॉलो करना पड़ेगा, आपको कोई हालत में साइंटिफिक मैनेजमेंट ही फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद ये जो FW टेलर है ना, 4 आइए 4, इसके बाद जो FW टेलर जो है ना, उसको बहुत बेइज्जती भी सहना पड़ा, उसको बहुत क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा। क्यों भैया, क्यों FW टेलर को क्रिटिसिज्म क्यों मिल रहा है? बिकॉज वो जो प्रिंसिपल बनाया है ना, मैकेनिक व्यू ऑफ वर्कर पे ज्यादा बना दिया है। मतलब कि मैकेनिक जो रहते हैं उन पे ज्यादा ये प्रिंसिपल सूट करता है। जो बड़े बड़े ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जैसे CA हो गया, CFO हो गया, CS हो गया, ये सब बड़े बड़े ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उनके लिए ये प्रिंसिपल्स तो अप्लाई करेगा ही नहीं। अब बताओ कि CA एक बैठा हुआ है, वो अपना काम कर रहा है अपने डेस्क पर, और उसका बॉस जो है वो हर 1 मिनट में आएगा और 1 मिनट में आके चेक करेगा कि कितना काम हुआ, कितना काम हुआ, कितना काम हुआ, कितना काम हुआ। तो CA भाग नहीं जाएगा? CA मतलब कि बोलेगा नहीं कि हम इतना पढ़ाई क्यों किए, हम इतना पढ़ाई किए क्यों? इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो FW टेलर को क्रिटिसिज्म मिला इसीलिए क्योंकि वो जो प्रिंसिपल बना दिया ना, वो प्रिंसिपल बनाया मैकेनिक व्यू में। वो किस चीज का? मैकेनिक व्यू में प्रिंसिपल बनाया, मैकेनिक लोगों के लिए प्रिंसिपल बना दिया, और वही प्रिंसिपल को हर जगह फॉलो करेगा, तब तो भाई गलती हो जाएगा, बहुत गलती हो जाएगा। इसके बाद बहुत वर्कर्स लोगों का मानना होता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। बहुत वर्कर्स लोग ऐसा भी मानते हैं कि पैसा सबसे बड़ा मोटिवेटर नहीं होता, लेकिन लेकिन FW टेलर जी ने बोला है कि पैसा ही आपको मोटिवेट करेगा। अब कुछ हद तक बात सही भी है और कुछ कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसा इंसेंटिव मोटिवेट नहीं करता, बहुत कुछ और भी है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, ओके, ये भी एक क्या है बेटा, डिसएडवांटेज। इसके बाद देखो लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। जो टेलर का जो प्रिंसिपल है ना, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, वो एप्लीकेबिलिटी जो है ना वो बहुत लिमिटेड है भैया, उसको ज्यादातर लोग एप्लीकेबल नहीं करते हैं, बिकॉज मैकेनिकल व्यू में बनाया गया है ना, बिकॉज ये मैकेनिक्स का लग रहा है हमको प्रिंसिपल, कि हर एक लेबर को देखते रहना कितना काम किया कितना काम नहीं किया। ये फैक्ट्री बेस्ड वर्कर्स के लिए सही है, ये दूसरे वर्कर्स के लिए सही नहीं है। तो लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी इसीलिए हो जाता है, ओके। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। हर एक काम के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, पर्टिकुलरली दोस रिक्वायरिंग क्रिएटिविटी, इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। मान लो तुमको क्रिएटिविटी करना है, मान लो तुमको अपना पर्सनल स्किल दिखाना है भैया, पर्सनल स्किल, इनोवेट करना है, कुछ कुछ चेंज करना है, तो उस केस में ना ये आपके लिए नहीं है। उस केस में ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का अप्रोच आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। क्लियर है? अभी तक जितना भी पढ़ाएं क्लियर है कि नहीं ये बताओ। तो देखो हमने डीमेरिट्स में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला ओवर एम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी, मतलब एम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी। इसके बाद मोनोटोनस वर्क, रेजिस्टेंस टू चेंज। इसके बाद जो FW टेलर को जो क्रिटिसिज्म मिल रहा है वो भी पढ़ा हमने, और लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। क्लियर है बाबू? चलिए अब आएंगे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। आप लोग 1 मिनट जरा ब्रेक ले लो, आप लोग 1 मिनट जरा ब्रेक ले लो आप लोग। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसको पढ़ो, एक काम करो आप इसको पढ़ो, तब तक जो पढ़ाए ना अभी उसको पढ़ो। आप एक बार डीमेरिट्स पढ़ लो। सबसे पहले तो ओवर एम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी,
आधे मिनट रुको, अभी 14 प्रिंसिपल चालू करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वे में हंसा हंसा के पढ़ाएंगे पूरा, ठीक है। तुम लोग कितने प्यारे हो यार, तुम लोग कितने प्यारे हो, मेरा पूरा का पूरा लेक्चर एंजॉय करके देखते हो, चैट भी करते हो, साथ साथ लाइक भी कर देते हो, शेयर भी कर देते हो हर एक कॉलेज ग्रुप में। कितने प्यारे हो, कितने प्यारे हो, बताओ। इतना प्यारा स्टूडेंट मुझे मिल पाएगा, बताओ बताओ, कभी मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, तुम लोग प्यारे हो, सिंपल सा बात है। आइए रेडी, बताइए रेडी हो आप लोग? 14 प्रिंसिपल पढ़ने के लिए रेडी हो? 14 ठो प्रिंसिपल पढ़ेंगे हेनरी फॉयल जी का। हेनरी फॉयल का माथा टनक गया और उन्होंने भी 14 प्रिंसिपल निकाल दिया, सिंपल सा बात है। ओके, रेडी हो कि नहीं हो बताइए? नहीं नहीं, पहले बताइए आप लोग, बताइए, उसके बाद स्टार्ट करें। हाँ सर रेडी हूं, रेडी हूं, करिए, स्टार्ट करिए। आइए आइए जी आइए। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फॉयल। यहां पे आपको स्पेसिफिक एक प्रिंसिपल भी बोल सकता है, लिखने के लिए लिख दीजिएगा जाके। यहां पे आपको 14 का 14 प्रिंसिपल भी बोल सकता है। ये क्वेश्चन जो है ना 10 मार्क्स में आ सकता है रे बाबा, 10 मार्क्स में, 10 मार्क्स में आ सकता है। ओके जी ओके। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हेनरी बाबा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना है। क्या दे देना है भैया? इंट्रोडक्शन, थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है हेनरी बाबा का। सबसे पहले लिखिएगा हेनरी फॉयल ए फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। वो इंजीनियर थे, सोचिए इंजीनियर हो के मैनेजमेंट का थ्योरी लिख रहे हैं, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल लिख रहे हैं। सोचो भाई, इंजीनियर हो के मैनेजमेंट का प्रिंसिपल लिख रहे हैं। हेनरी फॉयल a French mining engineer and management theorist proposed 14 principle of management। 14 ठो प्रिंसिपल लिखा है भैया, 14 ठो प्रिंसिपल। क्या क्या, एक एक करके बताइए, एक एक करके बताइए। ओके जी। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है मेरे दोस्त डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फॉयल जी ने बोला है, अरे भाई एक बंदे से सारा का सारा काम मत करवाओ। मान लो एक बंदा है तुम्हारे ऑफिस में, मान लो तुमने बड़े होके एक बिजनेस खोल लिया और एक बंदा है तुम्हारा ऑफिस में, उससे ही तुम सब करवा रहे हो। उससे तुम टैक्स ऑडिट भरवा रहे हो, उससे तुम जीएसटी भरवा रहे हो, उससे तुम मान लो एफएम वाला काम करवा रहे हो, उससे अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला काम करवा रहे हो, उससे ऑडिट डिपार्टमेंट वाला काम करवा रहे हो, उससे फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला काम करवा रहे हो। फिर क्या होगा? वो परेशान हो जाएगा। हालांकि उससे चाय भी बनवा रहे हो। सुनना, चाय चाय बना के आ, सुना पोछा मार के जा, ऐसे तुमने बोला। क्या वो सारा का सारा काम कर पाएगा अकेले? बताओ, क्या वो अकेले सारा का सारा काम कर पाएगा? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए जी, आंसर दीजिए। आंसर क्यों नहीं दे रहे हो तुम जब आंसर देते हो ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या वो वर्कर जो है सारा का सारा काम कर पाएगा? नहीं भैया, इसीलिए हेनरी फॉयल ने बोला है कि काम को बांटो, हर काम को बांटो कि कौन क्या काम करेगा, और जो जिस काम में बहुत बेहतर है, जो जिस काम में बेहतर है उसको वही काम दो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिवीजन ऑफ वर्क। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप टू इंश्योर दैट टास्क आर परफॉर्म एफिशिएंटली एंड स्पेशलाइजेशन इज मतलब कि मैक्सिमाइज्ड, यानी कि टास्क एफिशिएंटली परफॉर्म हो पाए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। ओके जी ओके ओके, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले रसगुल्ले। ओके, के बाद एक ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैनेजर का यह धर्म है, मैनेजर का यह कर्म है, मैनेजर का यह धर्म है और मैनेजर का यह कर्म है कि वो ऑर्डर देगा। ऑर्डर देना मैनेजर का यह धर्म है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना किसका धर्म है? एम्प्लॉयज का। ठीक है, ऑथोरिटी का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कि मैनेजर के पास ये पावर है, पावर। मैनेजर के पास ये क्या है? पावर। क्या पावर है? वो ऑर्डर दे सकता है। मैनेजर मस्ट हैव द ऑथोरिटी टू गिव ऑर्डर्स accompanied by the responsibility to ensure that the tasks are completed as directed। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसिप्लिन। हेनरी फॉयल ने बोला है, हेनरी फॉयल ने थर्ड प्रिंसिपल में बोला है कि हर इंसान को डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा, हर इंसान को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग बनियान और शॉर्ट्स में चले गए ऑफिस। क्या ऐसा हुआ है कभी कि बनियान और शॉर्ट्स में चले गए? ऐसा अगर होगा तो निकाल दिया जाएगा, अगर वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। तो एफडब्ल्यू टेलर जी ने बोला है
सॉरी एफडब्ल्यू टेलर बोल रहे हैं, हेनरी फॉयल। हेनरी फॉयल ने बोला है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में रहना है तो डिसिप्लिन में रहो, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो। एम्प्लॉयज को हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, हर किसी का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाए। मान ले एक वर्कर है, वो हाफ पैंट और बनियान में चला गया ऑफिस, गलत हो जाएगा ना भाई, गलत हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके जी। इसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? हर एक एम्प्लॉय के लिए एक ही बॉस रहना चाहिए। मान लो मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा हूं, मान लो, और मेरे मान लो 4 बॉस है, मैं किसका किसका बात सुनूं? इसका सुनूं ना, इसका सुनूं ना, इसका सुनूं ना, इसका सुनूं, किसका सुनूं, किसका सुनूं, किसका सुनूं? तुम बता दो, तुम बता दो, किसका सुनूं, किसका सुनूं? ये भी ऑर्डर दे रहा है, 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 सब कोई ऑर्डर दे रहा है भाई, 4 बॉस है मेरे, किसका सुनूं? तो इसीलिए 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 इन्होंने क्या बोला है, हेनरी फॉयल ने क्या बोला है कि हर एक एम्प्लॉय के लिए एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही सुपीरियर होना चाहिए। ठीक है, हर एक एम्प्लॉय के लिए एक ही बॉस होना चाहिए, सिंपल सा बात है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ कमांड दोस्तों, बना बना के लिख सकते हो। ओके। इसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आपका गोल सिर्फ एक ही रहना चाहिए। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे करते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हो कि अभी हमने प्लान किया 80% लाऊंगा, 1 घंटे बाद हमने मतलब कि प्लान किया 75, वापस 1 घंटे बाद नहीं 70% लाऊंगा, नहीं 65, नहीं 60, नहीं 55। हर एक घंटे में क्या हो रहा है? हर एक घंटे में ये 5-5% कम हो जा रहा है, हर एक घंटे में 5-5% कम हो जा रहा है। ऐसा क्या सही है? नहीं। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गाइडेड बाय द सिंगल प्लान और स्ट्रेटेजी टू इंश्योर द एफर्ट्स आर कोऑर्डिनेटेड टुवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। ओके। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखा है सब ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। यानी कि अगर तुम्हारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट है कोई, अगर तुम्हारा इंडिविजुअल इच्छा है कोई, तो उसको तुम इग्नोर करो, क्योंकि तुम्हारी इंडिविजुअल इच्छाएं को प्रायोरिटी नहीं देगी ये लोग। जो फर्म का इच्छा है उसको प्रायोरिटी देगी, सिंपल सा बात है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड डिजायर शुड बी द सबऑर्डिनेट टू द ओवरऑल गोल्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है ना, उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी और तुम्हारे गोल्स को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के सामने एक एम्प्लॉय के गोल को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, सिंपल सा बात है। इसका मतलब क्या हो गया भैया? सब ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब यही हो गया कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन की बात आएगी तो ऑर्गेनाइजेशन के सामने तुम्हारा गोल कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का गोल अकम्प्लिश होगा, उसके बाद तुम्हारा गोल अकम्प्लिश होगा। क्लियर है बच्चा? ओके जी, ओके ओके। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन, एक एग्जांपल लेता हूं। एक लेबर है, इसका नाम है श्याम। ये दिन रात सुबह शाम खटता है, ये 16 घंटे मेहनत करता है, 16 आवर्स मेहनत करता है, 16 आवर्स। लेकिन इसको रेम्यूनरेशन के में सिर्फ 5,000 मिलता है। क्या इसके लिए ये सैलरी सही है? ये बताओ। श्याम जो है वो 16 घंटे मेहनत करता है, लेकिन इसको सिर्फ 5,000 रुपए मिलता है। दोस्त, क्या ये सैलरी उसके लिए सही है? बताओ जी, बताओ चैट बॉक्स में। आज तुम बता ही दो, आज तुम बता ही दो जी। नहीं भैया, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। उसके साथ तो नाइंसाफी हो रहा है। 16 घंटे अगर काम करवा रहा है, 5,000 रुपए दे रहा है, तो गलत हो रहा है उसके साथ। इसका मतलब यही है कि हर एक एम्प्लॉय को सही तरीके से कंपनसेट करो, सही तरीके से पैसे दो भैया, वरना वो छोड़ के चला जाएगा। उसको फेयर वेजेस दो, उसको फेयर सैलरी दो, सिंपल सा बात है। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले? क्लियर है? बताओ। यस 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 भैया, यस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो रहेगा वो सिर्फ टॉप लेवल के पास रहना चाहिए। अगर टॉप लेवल डिसीजन ले लेगा ना, तो उससे ना ज्यादा अच्छे से काम होता है। इन्होंने बोला है कि सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए,
यानी फैसला लेने का जो पावर है वो सिर्फ टॉप लेवल का रहना चाहिए। अगर मान लो मुकेश अंबानी ने एक फैसला ले लिया और उसी फैसले को सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में फॉरवर्ड कर दिया तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना भाई। डिसीजन मेकिंग पावर सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होना चाहिए। फिर तो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, फिर तो बहुत मुश्किलें हो जाएगी, फिर तो कोई एक और डिसीजन लेगा, कोई एक और डिसीजन लेगा, इससे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है दोस्त, मेरे दोस्त। इसीलिए जो डिसीजन पावर मेकिंग अथॉरिटी है वो क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, 8वां नंबर तक समझा तुमने? बताओ ना जी, बताओ ना। इसके बाद पढ़ने वाले हैं स्केलर चेन। क्या पढ़ने वाले हैं, स्केलर चेन। बताओ अभी तक जितना भी पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं, बताओ चैट बॉक्स में, बताओ चैट बॉक्स में हम आंसर दे देंगे। बताओ अभी तक जितना भी पढ़ा है उतना समझ आया कि नहीं आया, बताओ हाँ हाँ या ना ना, बताओ हाँ हाँ या ना ना, बताओ ना जी, बताओ बताओ जल्दी बताओ। ओके जी, ओके ओके, मैं ये एज्यूम करता हूं, मैं ये एजम्पशन करता हूं कि आपको समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है, मान लो ए एकदम सुपीरियर है, मान लो ए एकदम बॉस है, ए बी को रिपोर्ट करेगा, बी सी को रिपोर्ट करेगा, सी डी को रिपोर्ट करेगा, डी ई को रिपोर्ट करेगा। यानी हर किसी का बॉस एक एक है, हर कोई सीक्वेंस वाइज रिपोर्ट करेगा हर किसी को। ठीक है, तो स्केलर चेन का मतलब है क्लियर एंड अनब्रोकन लाइन ऑफ ऑथोरिटी। एक क्लियर लाइन होना चाहिए, किसके पास ऑथोरिटी है, मैं किसको रिपोर्ट करूंगा और वो बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, वो चीज रहना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बॉस है बी का, बी बॉस है सी का, सी बॉस है डी का, डी बॉस है ई का। तो ए यहां पे बी को रिपोर्ट करेगा, बी यहां पे सी को रिपोर्ट करेगा, सी यहां पे डी को रिपोर्ट करेगा, डी यहां पे ई को रिपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से एक स्केलर चेन बना दिया गया। जी बिल्कुल ऐसा ही, आपको जो ड्राइंग बना के दिखाएं इस तरीके से एक स्केलर चेन बना दिया गया। उस स्केलर चेन को सब फॉलो करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो स्केलर चेन को फॉलो करते हैं। यानी ए ई से बात नहीं कर सकता, ए यहां डी से बात नहीं कर सकता, ए को हमेशा बी को ही रिपोर्ट करना पड़ेगा, फिर बी सी को रिपोर्ट करेगा, सी फिर डी को रिपोर्ट करेगा, इस तरीके से। समझे कि नहीं समझे बताओ? यहां पे क्या लिखा हुआ है, देयर शुड बी क्लियर एंड अनब्रोकन लाइन ऑफ ऑथोरिटी एक्सटेंडिंग फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे समझ गए? वाह, आ जाओ अभी 10, आ जाओ अभी 10। भाई लाइव सेशन से गए तुम, फिर बहुत पाप लगेगा। देख के जाओ, देख के जाओ, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। अभी भी आधे घंटे हम लोग करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। ठीक है, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन चैप्टर तुम्हारे दिमाग में रहेगा, दिमाग में। ऑर्डर पढ़ते हैं, ऑर्डर। रिसोर्सेस एंड पर्सनल should be arranged in a most efficient manner to facilitate the accomplishment of the organizational objective। इसका मतलब, क्या कभी दवाई दुकान गए हो तुम लोग? क्या कभी मेडिसिन शॉप गए हो? प्लीज चैट बॉक्स में बताओ मेरे प्यारे प्यारे झिंगुर। अरे बताओ चैट बॉक्स में, पार्टिसिपेट करो। क्या मेडिसिन शॉप गए हो आज तक? मेडिसिन शॉप आप लोग क्या गए हो कभी? क्या दवाई दुकान गए हो कभी? वहां पे देखना ना, वहां पे कैसे रहता है, वहां पे अगर तुम एक पर्चा दिखाए वो लोग 1 सेकंड में दवाई खोज के दे देता है। बिकॉज उसके दुकान में देखना, हर एक बॉक्स में ना, हर एक बॉक्स रखा रहता है और बॉक्स में ना एक कोड लिखा रहता है, AC या AD या AB, इस तरह से कोड लिखा रहता है। उसी कोड के वजह से उनको खोजने में कभी परेशानी नहीं होती, वो लोग आराम से खोज के निकाल देते हैं कि कौन सा दवाई है, कैसा दवाई। तुम कभी मेडिसिन शॉप जाके देखना और कुछ पर्चा दिखा के देखना, वो लोग 1 सेकंड 2 सेकंड में निकाल के दे देता है दवाई। बिकॉज उनके पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहता है, हर चीज वो लोग सही जगह पे, सिस्टमेटिक जगह पे रखता है, और हर चीज, हर बॉक्स के ऊपर एक कोड लिखा रहता है। उस कोड के वजह से वो लोग जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी दवाई को निकाल देता है। तो इसका मतलब यही है, ऑर्डर का मतलब यही है बाबा, मेरे प्यारे प्यारे बाबू, कि हर एक चीज को एफिशिएंट मैनर में रखा जाए कि खोजने में दिक्कत ना हो। हर एक चीज सही प्लेस पर होना चाहिए, चाहे वो ह्यूमन ही क्यों ना हो। एक मैनेजर का काम ये भी हो कि उसका जो स्टाफ है वो सही जगह पर बैठे, उसका जो मटेरियल है वो सही जगह पे रहे, उसका जो इक्विपमेंट है वो सही जगह पे रहे, हर चीज सही जगह पे होनी चाहिए। तो मतलब कि 10वां नंबर का प्रिंसिपल है ऑर्डर। इसके बाद देखिए इक्विटी। इक्विटी का मतलब हो गया दोस्तों, इक्विटी का मतलब हो गया
मैनेजर शुड बी फेयर एंड जस्ट इन डीलिंग विद देयर एम्प्लॉयज। हमेशा मैनेजर को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। मैनेजर को जो है ना हमेशा इक्वली ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों ना हो, चाहे वो टॉप लेवल का एम्प्लॉय क्यों ना हो। अगर टॉप लेवल का एम्प्लॉय को तुम बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो और सिक्योरिटी गार्ड को तुम ट्रीट नहीं कर रहे हो अच्छे से, तुम उसको तू तकारा करके बात कर रहे हो, तो ये गलत है बेटा, ये गलत है। हर किसी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। मुझे आज के दिन भी याद है कि जब मैं स्कूल से फेयरवेल ले रहा था ना, तब सबसे ज्यादा मैं सिक्योरिटी गार्ड मतलब कि गार्ड से मिला था। अपना स्कूल का जो सिक्योरिटी गार्ड था ना, उनके साथ मेरा अच्छा बॉन्डिंग था, उनको मैं हाई हेलो करके निकला। मतलब कि टीचर से भी ज्यादा उनसे बॉन्डिंग मैंने बना के रखा था। तो हर किसी इंसान को रिस्पेक्ट करना सीखो दोस्तों, हर किसी छोटे बड़े इंसान को रिस्पेक्ट करो। ये इक्विटी यही सिखाता है कि मैनेजर को हर किसी इंसान, हर किसी लेबर, हर किसी एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट करना चाहिए। सिंपल सा बात। इस दुनिया में कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, सब इंसान एक ही है। क्लियर? ओके। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ टीनर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टीनर ऑफ पर्सनल। ध्यान दो, कहां सो गए मेरे दोस्तों, ध्यान दो, कहां खो गए मेरे दोस्तों, प्लीज ध्यान दो। पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ टीनर ऑफ पर्सनल का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय को सर पर मत चढ़ाओ, एम्प्लॉयज को माथे पर मत चढ़ाओ। एम्प्लॉयज का जो कंपेंसेशन है, जो जो टर्नओवर है, एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी विद द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है वो कम से कम रखो, फेयर रखो, अच्छा खासा रखो, लेकिन कम रखो, ज्यादा सर पर उसका मत चढ़ाओ। फेयर का जो मतलब कि एम्प्लॉय का जो मतलब कि सैलरी है, एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो कम से कम रखो, जिससे 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 एम्प्लॉय अपना कंटिन्यूटी बरकरार रख पाए, जिससे एम्प्लॉय तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाए। मान लो तुम एक बार में ही उसको 1 लाख 2 लाख 3 लाख दे दिए, फिर वो भाग जाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा, फिर वो बोलेगा कि अरे मेरे में तो एटीट्यूड आ गया है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वो चला जाएगा। ठीक है, उसको अलाउ करो कि वो डेवलप कर पाए अपना स्किल्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, स्टेबिलिटी ऑफ टीनर ऑफ पर्सनल का क्या मतलब है, एम्प्लॉयज को माथे पर मत चढ़ाओ, उसका टर्नओवर कम रखो, उसको ये एहसास कराओ कि आपको अगर सैलरी ज्यादा चाहिए तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशंस में कंटिन्यूटी बरकरार रखना पड़ेगा, स्टेबल रहना पड़ेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी मेंटेन करना पड़ेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना पड़ेगा, तभी आपका टर्नओवर जो है वो बढ़ेगा। सिंपल सा बात है मेरे दोस्त, क्लियर है? आइए आइए जी, आइए 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 आइए, प्लीज ना प्लीज ना प्लीज प्लीज, क्यों नहीं मान रहे हो मेरे बात। अब 13 नंबर पढ़ेंगे, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है, एम्प्लॉय शुड बी इनकरेज टू टेक इनिशिएटिव एंड कंट्रीब्यूट आइडियाज। यानी कि हर डिसीजन बॉस को ही नहीं लेना है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करो कि आप लोग भी आओ, आप लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन दो। अगर आप लोगों को कुछ राय देना है तो आप लोग भी दे सकते हो, आ जाओ मेरे दोस्त, आप लोग भी हमें सजेशन दो, आप लोगों का सजेशंस का इंतजार है हमें। क्लियर है? तो एम्प्लॉय लोगों को भी इंकरेज करो कि आप लोग भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ काम कर सकते हो, जिससे एम्प्लॉय लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, एम्प्लॉयज लोगों को भी लगेगा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इनिशिएटिव। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बताओ क्लियर है कि नहीं, बताओ। अब और एक लास्ट पढ़ लेंगे, बस खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद और भी है। मजा नहीं आ रहा तुमको? इतना ज्यादा मजेदार सेशन ले रहा हूं तुम्हारे लिए, बिल्कुल तुम्हारे लिए। इसके बाद है एस्प्रिट डी क्रॉप्स। इसके बाद क्या है बेटा, एस्प्रिट डी क्रॉप्स। एस्प्रिट डी क्रॉप्स मतलब है हमेशा यूनिटी से काम करने का, टीम वर्क से काम करने का, जिससे एम्प्लॉयज लोगों का मॉरल हाई रहे। अगर एक हो के आप काम करोगे ना, यूनिटी बना के आप काम करोगे ना, तो सबका मॉरल हाई रहता है। ठीक है, सबका मॉरल हाई रहता है। याद है वो चीटिंग वाला दिन, वहां पे तुम लोग क्या करते थे, वहां पे सब लोग मिलके एकदम सब लोग मिलके चिट पेपर बनाते थे और सब लोग शेयर करते थे, तो आप लोगों का मॉरल मोटिवेशन हाई हो जाता था कि नहीं, बताइए। आप लोगों का मॉरल मोटिवेशन हाई हो जाता था कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मॉरल मोटिवेशन तो हाई हो जाता था, बिल्कुल। ठीक है, इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। 14 प्रिंसिपल हमने पढ़ा दिए आपको। आइए अभी नेक्स्ट, आइए अभी नेक्स्ट, आइए अभी नेक्स्ट।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। आइए, 1 मिनट का ब्रेक लेना है तो ले लो, 1 मिनट का ब्रेक लेना है तो ले लो। ये चैप्टर को आज हम लोग खत्म करेंगे बाबा, बस 20-25 मिनट रुक जाओ। ये चैप्टर को खत्म करने की पूरी कोशिश आज हमारी है। ओके जी। चैप्टर खत्म होते ही 20-25 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है? चैप्टर खत्म होते ही 20-25 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे तुम्हारे। इसके लिए निश्चिंत रहो, इसके लिए क्या, निश्चिंत रहो बेटा। आ जाओ, शुरू करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु, आ जाओ। तो देखिए, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट फोकस्ड ऑन द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में ह्यूमन पे ज्यादा फोकस किया गया कि इंसान का भावना, इंसान की शक्ति, इंसान भी मैटर करते हैं, सिर्फ इंसान मशीन नहीं है। तो न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में ह्यूमन बिहेवियर, मोटिवेशन, सोशल डायनेमिक्स को समझने की कोशिश किया गया कि एक ह्यूमन का कैसा बिहेवियर होता है, एक ह्यूमन कैसा बिहेव करेगा, एक ह्यूमन इनफॉर्मली कैसा रहता है। सिंपल सा बात है। तो न्यू क्लासिकल स्कूल में ना कुछ थियरीज है, इंपॉर्टेंट थियरी है जो आपके जो एग्जाम है ना उसमें आएंगे। सबसे पहले तो एल्टन मायो के द्वारा एक थियरी दिया गया है, हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट, और एक दिया गया है ह्यूमन बिहेवियरल स्कूल, मैरी पॉर्कर फोलेट का। तो दो थियरी दिए गए हैं इसमें। कौन कौन से? न्यू क्लासिकल स्कूल की तरफ से दो थियरी दिए गए हैं। बताओ, चैट बॉक्स में बताओ जी, कौन कौन से दिए गए हैं। पार्टिसिपेट करो जी, पार्टिसिपेट करो, कौन कौन से थियरी दिए गए हैं। एक है भैया ह्यूमन रिलेशन स्कूल, जो कि एल्टन मायो के द्वारा दिए गए हैं, हाथवन एक्सपेरिमेंट भी इसको बोलते हैं। इसके बाद ह्यूमन बिहेवियरल स्कूल, जो कि मैरी पॉर्कर फोलेट ने दिया है, मैरी पॉर्कर फोलेट ने दिया है। ओके, आते हैं, अब पढ़ते हैं इसको। The new classical school of management is also known as human relation movement focused on human aspect of the organization। इसको हम लोग ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट भी बोलते हैं, जो कि ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करता है। किस पे फोकस करता है? ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। ये बोलता है कि ह्यूमन क्या नौकर है, ह्यूमन का क्या कोई भावना नहीं है, ह्यूमन की भी फीलिंग्स है, ह्यूमन मशीन नहीं है। और इस पे एक थियरी लिख दिया गया है, सिंपल सा बात है। इन सब चीज पे एक थियरी लिख दिया गया है, सिंपल। ओके, इट एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, मोटिवेशन, यानी एक ह्यूमन मोटिवेट कैसे होता है, इस पर थियरी लिखा गया है। मोटिवेट कैसे करें? बहुत बार तुम डिमोटिवेट हो जाते हो, वहां तुमको एक आदमी रहना चाहिए जो पुशअप करे, जो तुमको मोटिवेट करे। तो यहां पे यही बात बोला गया है, इट एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, मोटिवेशन एंड सोशल डायनामिक्स विद इन द वर्क प्लेस। एक वर्क प्लेस में, एक ऑफिस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से एक आदमी को मोटिवेट करे, किस तरीके से एक आदमी का ह्यूमन बिहेवियर को जाने, पहचाने, क्या वो सोच रहा है, उसकी सोचने की शक्ति क्या है। क्लियर है? ये थियरी ये बोलता है कि ह्यूमन आपका नौकर नहीं है, ह्यूमन तुम्हारा नौकर नहीं है, ह्यूमन कोई मशीन नहीं है, ह्यूमन कोई मशीन नहीं है, वो एक इंडिविजुअल है। उसकी भी इच्छा ही है कोई, उसकी इच्छा को प्रायोरिटी दो, उसकी इच्छाओं को समझो। ये नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के थॉट्स हैं। सबसे पहले देखो ह्यूमन रिलेशन स्कूल, जो कि एल्टन मायो के द्वारा आया गया था, हाथवन एक्सपेरिमेंट, इसको पढ़ते हैं। एल्टन मायो ने क्या बोला है इसके, एल्टन मायो ने क्या बोला है इसके बारे में देखिए। इन द अर्लियर 20th सेंचुरी, यानी कि 20th सेंचुरी के बहुत ज्यादा अर्ली फेज में एल्टन मायो जो थे वो प्रोफेसर थे। भैया प्रोफेसर साहब थे एल्टन मायो साहब। कौन थे? प्रोफेसर साहब, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब थे। could realize the importance of the thoughts by experiment and observation in the factory of the Western Electric Company। एक फैक्ट्री वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो हाथवन सिटी में किया, हाथवन सिटी में किया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाथवन एक्सपेरिमेंट। सिंपल सा बात है। उन्होंने ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा काम करता है। कहां पे किया? फैक्ट्री ऑफ द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी।
फैक्ट्री ऑफ द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, यानी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी की एक फैक्ट्री में हाउथॉर्न सिटी में शिकागो में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर काम करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए उसको हम लोग बोलने लगे हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट, हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट। अब आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे ह्यूमन बिहेवियरल स्कूल, नेक्स्ट पढ़ेंगे ह्यूमन बिहेवियरल स्कूल, और ये दिया है मैरी पॉर्कर फोलेट। किसने? मैरी पॉर्कर फोलेट, मैरी पॉर्कर फोलेट। प्लीज सुन लो ना, सुन क्यों नहीं रहे हो तुम? बोर हो रहे हो क्या? नहीं, मैं बोर होने नहीं दूंगा, तुमको सुनना पड़ेगा, प्लीज 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 सुनो। मैरी पॉर्कर फोलेट ने बोला है, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटीज इन कंसिडरेशन ऑफ द कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ वर्किंग पर्सनल इन एफिशिएंट एंड डिसेंट मैनेजमेंट। मैरी पॉर्कर फोलेट ने बोला है कि मैनेजरियल एक्टिविटीज जो होना चाहिए ना, वो डिसेंट होना चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए, जिससे वर्क आप प्यार से करो, आराम से करो, जिससे वर्कर लोग काम को सजा नहीं प्यार समझे, प्यार से काम करे। जैसे आप मेरे क्लास में बिल्कुल हंस हंस के पढ़ते हो, वैसे ही इन्होंने एम किया कि एक मैनेजरियल एक्टिविटीज ऐसा होना चाहिए जो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, जिससे वर्कर पर्सनल का बिहेवियर को जान पाओ आप, और जिससे वो मतलब कि वो बहुत अच्छे से काम कर पाए। इन द रिस्पेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैरी पॉर्कर फोलेट, ए मेंबर ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर स्कूल, यानी कि मैरी पॉर्कर फोलेट जो थे ना, वो ह्यूमन बिहेवियर स्कूल के मेंबर थे। किसके मेंबर थे बताओ? ह्यूमन बिहेवियर स्कूल के मेंबर थे, ठीक है। तो इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर काम किया कि किस तरह से एक वर्किंग पर्सनल का बिहेवियर को जाने, और किस तरीके से एक मैनेजमेंट को डिसेंट तरीके से करे, इफेक्टिव तरीके से करे, कि लोगों को अपने प्यार से, मतलब कि लोगों को अपने मतलब कि काम से प्यार हो जाए, लोगों को अपने काम से क्या हो जाए? प्यार हो जाए, प्यार प्यार प्यार। तो देखो, न्यू क्लासिकल स्कूल में हम लोग पढ़ा अभी एल्टन मायो का थियरी, हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट और मैरी पॉर्कर फोलेट का थियरी, ह्यूमन बिहेवियरल स्कूल। बस इसको पढ़ लेना अच्छे से, 2 मार्क्स का आएगा। अब पढ़ेंगे मॉडर्न स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, मॉडर्न स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, मॉडर्न तरीके से बात करेगा ये। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो प्लीज 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 प्लीज, रिक्वेस्ट 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 रिक्वेस्ट, प्लीज देख लो इसको, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए। मॉडर्न स्कूल के बारे में सुन लो। मॉडर्न स्कूल फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस करता है कि किस तरीके से आप फ्लेक्सिबल तरीके से अपना काम कर सकते हो, वर्कर का जब चाहे मन तब वो काम कर सकता है, फ्लेक्सिबल तरीके से चेंज हो सकते हो काम से। मान लो आपको टैक्स डिपार्टमेंट में काम नहीं करना है, आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करना है, तो चलो भैया अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर लो। मॉडर्न स्कूल इनोवेशन पे काम कर सकता है, किस तरीके से एक एम्प्लॉय, एक ऑर्गेनाइजेशन इनोवेट कर सकता है, कुछ नया ला सकता है। इनोवेशन का मतलब कुछ नया लाना, एंड किस तरीके से अडेप्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो किस तरीके से उस चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना है। मान लो कि छोटा वाला फोन का जमाना चला गया, अब बड़ा वाला फोन आ गया, तो किस तरीके से वो बड़े वाले फोन को हम लोग अपने कंपनी में लाए, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को हम लोग अडेप्ट करें। ये कौन बोलता है? ये बोलता है मॉडर्न स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। कौन बोलता है बेटा? प्लीज बता दो, मॉडर्न स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ओके ओके। तो मॉडर्न स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का जो थियरी है ना, सबसे मेन मतलब थियरी दिया है पीटर एफ ड्रकर और मिचेल पॉटर। इसको डंकर भी बहुत जन बोल देते हैं, अरे पीटर ड्रंकर आ गया, ड्रंकर नहीं, ड्रंकर नहीं है वो, ड्रकर है, ड्रकर DRUCKER, ड्रकर वाला ड्रकर है, ड्रंकर नहीं है वो, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो पीटर एफ ड्रकर का एक थियरी है और मिचेल पॉटर का थियरी, इसको पढ़ लो बेटा प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट। तो आ जाओ, ड्रकर को पढ़ते हैं। ड्रकर इज ऑफन रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी। ड्रकर को मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी का फाउंडर बोला जाता है रे बेटा, समझे। ड्रकर को क्या बोला जाता है? ड्रकर इज ऑफन रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी। इस तरह से याद करो, इस तरह से याद करो। इसके बाद he emphasized the importance of management as a discipline and introduced concepts such as management by objectives, decentralization and knowledge workers।
तो जो ड्रकर थे ना, ड्रकर बहुत सारा कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किए। ड्रकर जी ने बहुत सारे कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किए। कौन कौन सा? एमबीओ, एमबीओ मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, डिसेंट्रलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किए, एंड द नॉलेज वर्कर। ये सब चीजों को ड्रकर ने इंट्रोड्यूस किया, एफ ड्रकर ने इंट्रोड्यूस किया। और ड्रकर ने हमेशा स्ट्रेस किए कि किसी भी तरीके से इनोवेशन होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फोकसिंग ऑन कस्टमर्स नीड एंड सेटिस्फैक्शन। तो ड्रकर जी का जो ना मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ड्रकर जी का? कि किसी भी तरीके से इनोवेट हो, कुछ नया आए इस दुनिया में, इनोवेशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, एंटरप्रेन्योर लोग आए, और कस्टमर्स नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन पे इनका ज्यादा फोकस था कि कस्टमर जो मांग रहा है, कस्टमर जो चाह रहा है, कस्टमर जो बोल रहा है, वो चीज अवेलेबल करवा के दो। कस्टमर का जो इच्छा है उसको पूरा करो, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी दो भैया। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है पीटर एफ ड्रकर। क्लियर है? पीटर एफ कौन बोल रहा है? ड्रकर। ओके। दिस आइडिया helped some contemporary management practices by emphasizing the human side of the organization and needs for management to be socially responsible. इसका जो आइडिया था ना, इसका आइडिया जो था वो ह्यूमन साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा फोकस था। वो ज्यादा फोकस था कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन पे, किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ ऐसा तरीका का प्रैक्टिस करे जिससे सोशली इंपैक्ट करे सब कुछ। ओके, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो, जिससे कस्टमर के नीड्स एंड प्रायोरिटी पे ज्यादा ध्यान दे लोग। तो ये था पूरा का पूरा पीटर एफ ड्रकर का। क्वेश्चन में आपका आएगा कंट्रीब्यूशन लिखो, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर एफ ड्रकर। तो ये पूरा का पूरा लिखना है आपको, बाबू मेरे सोना, पूरा का पूरा आपको लिखना है। व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर एफ ड्रकर पूछा ना तो लिख देना पूरा का पूरा। ओके, समझ में आ गया आपको? बताइए, समझ में आ गया तो आगे चले। तुमको नहीं आता है मजा क्या? बहुत कम टाइम बचा है, 15-20 मिनट बचा है। सुनो ध्यान से, बस हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, बस सुनना पड़ेगा ध्यान से ना। ओके, समझ में आ गया ये वाला? समझ में आ गया? बताओ समझ में आ गया कि नहीं? बताओ समझ में आ गया ये वाला? ओके, मिचेल पॉटर का पढ़ते हैं, मिचेल पॉटर का। मिचेल पॉटर ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि आ जाएगा। तो सबसे पहले सुनो, पॉटर इज नोन फॉर हिज वर्क इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो पॉटर जो है ना वो एसएम पर ज्यादा फोकस किए। एसएम मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, किस तरीके से एक बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाती है उस चीज पे पॉटर ज्यादा फोकस किए। और किस तरीके से एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिल सकता है, जैसे कि जियो को किस तरीके से एयरटेल से एडवांटेज ज्यादा मिल सकता है, उस पर भी ज्यादा फोकस किए। तो पॉटर जो है ना, पॉटर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बनाने के लिए और कंपेटिटिव एडवांटेज बनाने के लिए ज्यादा मतलब कि माने जाते हैं। पॉटर इज नोन फॉर हिज वर्क इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कंपेटिटिव एडवांटेज। उस पे इन्होंने बहुत सारा थियरीज लिखा है, सिंपल सा बात है। ओके जी, ओके। He introduced 5 forces framework which help organizations analyze the competitive forces in the industries to develop strategy for achieving sustainable competitive advantage। मतलब इन्होंने ना, समझ के रखो जस्ट, इन्होंने ना 5 फोर्स फ्रेमवर्क बनाया। इन्होंने ना एक इंट्रोड्यूस किया 5 फोर्स फ्रेमवर्क जो एक ऑर्गेनाइजेशन को कंपेटिटिव एडवांटेज दिया, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत हेल्प किया। इन्होंने 5 फोर्स फ्रेमवर्क बनाया जो फ्रेमवर्क की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतरीन तरीके से अपना स्ट्रैटेजी बना पा रही थी। जिस फ्रेमवर्क की वजह से दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन अपना स्ट्रैटेजी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से बना पा रही थी। ओके, इसके बाद मेरे दोस्त सुनो, पॉटर ऑल्सो डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ जेनेरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज। तो उन्होंने एक जेनेरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज भी बनाया, इंक्लूडिंग कॉस्ट, लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, ऑर्गेनाइजेशन। इसको सिर्फ समझ के रख लो, इसको सिर्फ समझ के रख लो, क्योंकि ये आएगा नहीं मुझे पता है, लेकिन इसको याद भी करना। ओके, बस एक बार रिवाइज कर लेना। तो पॉटर जी ना है ना, उन्होंने जेनेरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी भी बनाया, एक जेनेरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी भी बनाया, एंड हिज आइडिया हैड ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द बिजनेस स्ट्रैटेजी।
और इनके जो आइडियाज थे ना, इनके आइडियाज के वजह से बिजनेस का स्ट्रैटेजी पे ना बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ गया। बिजनेस बड़े बड़े बूम होने लगे, बिजनेस ग्रो होने लगे। इनके जो आइडिया है इस वजह से बहुत सारे बिजनेस सक्सेसफुल होने लगे। ठीक है, ओके जी, ओके ओके। तो ये था मिचेल पॉटर का पूरा कंट्रीब्यूशन। तो अगर आपको मॉडर्न स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बोला जाएगा तो किन दो इंसान के नाम लिखोगे, जरा बताओ, नाम बताओ। अगर आपको मॉडर्न स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बोला जाएगा दोस्तों, बताओ ना दोस्तों, किन दो इंसान का नाम लिखोगे, किन दो इंसान का नाम लिखोगे, बताओ। अगर आपको मॉडर्न स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बोला जाएगा तो किन दो इंसान का आप नाम लिखोगे, बताओ, जल्दी बताओ। पीटर एफ ड्रकर और मिचेल पॉटर। पीटर एफ ड्रकर और मिचेल पॉटर, क्या मिचेल पॉटर। आइए अब पढ़ते हैं मिन्सबर्ग थियरी। बस ये लास्ट वाला थियरी है, इसके बाद ये बोरिंग पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये बोरिंग पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट करने वाले हैं। जस्ट 15-20 मिनट और इसके बाद हम लोग पूरा सेशन को वाइंड अप कर देंगे। सीरियसली बोल रहा हूं गाइस, सच्ची बोल रहा हूं गाइस, सुनिए ध्यान से। मिन्सबर्ग थियरी क्या बोलता है? मिन्सबर्ग थियरी फोकसेस ऑन द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट। एक था एरा, उस एरा का नाम था मिन्सबर्ग। मिन्सबर्ग उन्होंने ना ये 10 रोल बनाए, 10। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 आदमी रहना चाहिए और 10 आदमी कोई 10 रोल प्ले करना चाहिए। यानी उन्होंने ये बोला कि एक मैनेजर का क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने मैनेजर रहने चाहिए और उनके क्या क्या रोल्स रहने चाहिए। और उन्होंने 10 रोल्स को आइडेंटिफाई किया। सिंपल सा बात है, किसने? मिन्सबर्ग ने। ठीक है, मिन्सबर्ग थियरी ने 10 रोल को आइडेंटिफाई किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में 10 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए और कैसे उसको मैनेजर फॉलो करेंगे। सिंपल सा बात। सबसे पहले इस 10 रोल को इन्होंने 3 पार्ट में बांटा। एक है इंटरपर्सनल रोल, एक है इंफॉर्मेशनल रोल, एक है डिसीजनल रोल। क्या क्या बताओ? इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल, डिसीजनल रोल। इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल। इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल। क्लियर है? तो इंटरपर्सनल रोल में 3 रोल दिए हुए हैं, देखो यहां पे। फिगर हेड, सबसे पहले फिगर हेड रहना चाहिए एक। फिगर हेड मतलब सिंबॉलिक हेड, जो सबसे ज्यादा हेड में बैठा हो, जिसका ड्यूटी जो है वो बहुत मेन हो। इन्होंने बोला है कि मैनेजर का रोल्स कितनी टाइप्स का होता है, मतलब कि 10 मैनेजर होने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक का रोल अलग अलग होना चाहिए। सबसे पहला बोला है फिगर हेड। फिगर हेड एक सिंबॉलिक हेड होता है। सिंबॉलिक हेड यानी कि क्या? सिंबॉलिक हेड यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिगर हेड। क्या बोलते हैं? फिगर हेड। फिगर हेड का मतलब क्या है? सिंबॉलिक हेड। इसके बाद लीडर आता है। लीडर मतलब क्या है? जो सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करेगा, जो सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करेगा। उसके बाद आता है लाइसन। लाइसन मतलब जो नेटवर्क बनाएगा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अरे भैया, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन सप्लायर के साथ नेटवर्क बनाना रहता है, कस्टमर के साथ नेटवर्क बनाना रहता है। यानी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क बनाएगा। कौन बनाएगा? लाइसन। लाइसन, इसको हम लोग क्या बनाते हैं? लाइसन। मेंटेन्स ए नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। आप बोलते हो ना मेरे पापा के बहुत कॉन्टैक्ट हैं, तो वही कॉन्टैक्ट कौन बनाएगा? वो कॉन्टैक्ट बनाएगा लाइसन। वो कॉन्टैक्ट कौन बनाएगा? लाइसन। ओके। इसके बाद इंफॉर्मेशनल रोल में भी 3 ठो रोल दिया गया है। एक होता है मॉनिटर। मॉनिटर वो स्कूल वाला मॉनिटर नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन वाला मॉनिटर है। ठीक है, मॉनिटर क्या करता है? सीक्स एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो लेता है या तो देता है, लेता है या तो देता है, लेता है या तो देता है। कौन? मॉनिटर। कौन? मॉनिटर। स्कूल वाला मॉनिटर नहीं। स्कूल वाला मॉनिटर तो एकदम टेढ़ा था। वो तो सीधा ब्लैक बोर्ड पे नाम लिखता था, के बदमाशी को अच्छे, ब्लैक बोर्ड नाम, ब्लैक बोर्ड नाम, ब्लैक बोर्ड नाम, सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड का नाम नहीं लिखता था, है ना। तो ये जो मतलब कि मॉनिटर है वो क्या करता है? सीक्स एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन लेता भी है और देता भी है। सिंपल सा बात है। इसके बाद आता है मतलब कि डिसैमिनेटर। डिसैमिनेटर शेयर्स इंफॉर्मेशन विद अदर। वो इंफॉर्मेशन को शेयर करता है लेकिन दूसरे के साथ। वो इंफॉर्मेशन को शेयर करता है दूसरे के साथ, वो डिसैमिनेट करता है अपने आप। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन को शेयर करता है दूसरे के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसैमिनेटर। इसके बाद होता है स्पोक्स पर्सन।
स्पोक्स पर्सन क्या करता है? स्पोक्स पर्सन करता है कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में मैं कुछ बात किया, ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में मैं कुछ बात किया। जैसे मैं यहां पे आता हूं, मैं यहां पे क्या बोलता हूं? वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो अभिषेक झा क्लासेस के बिहाफ में मैं बात कर रहा हूं, अभिषेक झा क्लासेस के बिहाफ में मैं बात कर रहा हूं। मैं कल को कोई दूसरा फैकल्टी रखूंगा तो मैं अभिषेक झा क्लासेस के बिहाफ में वो भी बात करेगा ना, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस, वो भी बोलेगा। नहीं बोलेगा तो उसको निकाल दूंगा। क्लियर है? ओके जी, ओके। इसके बाद आता है मतलब कि डिसीजनल रोल। तो ये रोल्स को प्ले करता है चार जन। एक होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? चेंज और इनोवेशन लाता है। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है दोस्तों? ईडी में पढ़ाए हैं, एंटरप्रेन्योर चेंज और इनोवेशन लाता है। क्लियर है? एंटरप्रेन्योर कौन लाता है? चेंज एंड इनोवेशन। इसके बाद होता है मतलब कि डिस्टर्बेंस हैंडलर। किसी चीज को, किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट को हैंडल करता है। जो इवेंट एक्सपेक्टेड नहीं था वो इवेंट को वो हैंडल करता है। कुछ ऐसा गलती हो गया, उस गलतियों को वो हैंडल करता है। कौन? डिस्टर्बेंस हैंडलर। इसके बाद रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर क्या करता है? रिसोर्स एलोकेटर डिस्ट्रीब्यूट्स रिसोर्स। एंड एक रहता है नेगोशिएटर। नेगोशिएटर रे बाबा क्या करता है? रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन इन नेगोशिएशन। रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन इन नेगोशिएशन। ठीक है? तो पूरा का पूरा मिंच बग थियरी हम लोग ने कर लिया। बस आप नाम याद रखिएगा, फिगर हेड, लीडर, लाइसेंस, मॉनिटर, स्पोक्स पर्सन, ये सब आप नाम याद रखिएगा ना तो आपका काम हो जाएगा बाबा, आपका काम हो जाएगा। आइए अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जस्ट अभी खत्म होने वाला है। जस्ट अभी 5-10 मिनट और है, सुनिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, एक बुद्धि है। हर एक बिजनेसमैन को अपना कर्म है, धर्म है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करे। जो सोसाइटी से वो रिसोर्सेस लेता है ना, वो सोसाइटी को वो लौटाए। जो सोसाइटी से वो प्रॉफिट कमाता है वो सोसाइटी को कुछ लौटाए। जैसे कि आप देखोगे टाटा कितना डोनेट करता है, रिलायंस भी बीच बीच में डोनेट करता है ना, अदानी भी बीच बीच में डोनेट करता है। इसके बाद महिंद्रा को देखोगे, महिंद्रा भी डोनेट करता है। ये उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ये सोसाइटी के वजह से हम कमा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ करके ये सोसाइटी को लौटाओ, कुछ ना कुछ चीजें ये सोसाइटी को लौटाओ भैया, लौटाओ। नहीं लौटाओगे तो कैसे चलेगा? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट रेफर्स टू द एथिकल एंड मॉरल ऑब्लिगेशन। ये आपकी सोच पे है, ये आपकी बुद्धि पे है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव टुवर्ड्स सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। यानी कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट पे आपका कर्तव्य क्या है? आप जो इतने करोड़ों करोड़ रुपए कमा रहे हो, तो कुछ ना कुछ पैसे, कुछ ना कुछ अमाउंट सोसाइटी को रिटर्न भी तो करो भैया, कुछ ना कुछ डोनेट भी तो करो भैया। ठीक है? तो इट इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग बिजनेस इन ए वे दैट कंसीडर द वेल बीइंग स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, कम्युनिटीज एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है? तो अपने स्टेक होल्डर का ध्यान रखो। स्टेक होल्डर कौन है? एम्प्लॉयज के लिए कुछ करो, एम्प्लॉय का कुछ वेलफेयर करो, सिर्फ खुद ही कमा के मत जाओ। एम्प्लॉयज को कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करो, पेंशन हो गया, ग्रेचुइटी हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करो, मेडिक्लेम इंश्योरेंस हो गया। अपने कस्टमर का ध्यान रखो, कुछ अपने कस्टमर को कुछ बढ़िया सा प्रोडक्ट दो। अपने सोसाइटी का ध्यान रखो, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखो, कुछ ना कुछ अपने सोसाइटी के लिए करो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की आपका सोसाइटी के प्रति आपका कर्तव्य है मेरे दोस्त। अच्छा, ओके जी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला सिग्निफिकेंस, इनहैंस्ड रेपुटेशन। इससे क्या होता है? इससे आपका रेपुटेशन बढ़ता है, इससे आपका रेपुटेशन मतलब कि बढ़ता है, इससे आपकी इज्जत बढ़ती है। सोसाइटी में लोग बोलते हैं वाह क्या इंसान है, वाह क्या इंसान है, वाह 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 क्या 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 इंसान है। कस्टमर, इन्वेस्टर या कम्युनिटी आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप पे लॉयल्टी दिखाते हैं कि ये इंसान तो बहुत बड़ा दानी है। जैसे देखिए रतन टाटा को हम लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो बताइए रतन मतलब कि टाटा को कितना रिस्पेक्ट करते हैं ना हम लोग? रतन टाटा को हम लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसी वजह से बहुत डोनेट करते हैं इस वजह से। ओके? इसके बाद रिस्क मिटिगेशन। कुछ हद तक ये आपका रिस्क को रिड्यूस कर देता है, कुछ हद तक आपका रिस्क को रिड्यूस कर देता है। कोई आप पे गलत इंजाम लगा दिया तो सोसाइटी बीच में आ जाएगी कि नहीं नहीं ये इंसान गलत नहीं हो सकता,
ये इंसान गलत नहीं हो सकता, ये इंसान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, सिंपल सा बात है। अगर कल को मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए तो आप लोग मुझे प्रोटेक्ट करने नहीं आओगे क्या? बताओ, आप लोग मुझे प्रोटेक्ट करने नहीं आओगे क्या? कल को मुझे कोई उंगली उठाए, मुझ पर कोई उंगली उठाए तो आप लोग मुझे बचाने नहीं आओगे क्या? बताओ बताओ बताओ। जी हाँ भैया आएंगे। तो इसको बोलते हैं रिस्क मिटिगेशन। इससे क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है आपका रिस्क। लीगल इश्यूज, रेगुलेटरी फाइन्स, डैमेज, ये सब मिट जाता है। जितना आप अच्छा काम करोगे ना, आपके साथ अच्छा ही होगा दोस्तों। कोई दुनिया का ताकत आपका बुरा नहीं कर सकता। अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, ये बात याद रखना। इसके बाद एम्प्लॉइज एंगेजमेंट एंड रिटेंशन है। तो एम्प्लॉइज लोग फील प्राउड करेंगे कि हमारा मालिक कैसा हो, हमारा मालिक ऐसा हो, हमारा मालिक कैसा हो, हमारा मालिक ऐसा हो, तो आप पे प्राउड करेंगे। आप अगर एक अच्छे बिजनेसमैन हो, आप अगर अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखते हो, आप अपने सोसाइटी का ध्यान रखते हो, तो आप पे एम्प्लॉइज लोग हमेशा प्राउड करेंगे। इसके बाद कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी हो गया एक। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर लोग आपसे सेटिस्फाई रहेगा, कस्टमर लोग आपको सपोर्ट करेगा। जैसे एग्जांपल एग्जांपल आपको मैं देता हूं। आपको मम्मी ने भेजा नमक लेने, कौन से नमक लेने जाओगे बताओ? कौन सा नमक लेने जाओगे? आपको मम्मी ने भेजा बेटा नमक लेके आओ, कौन सा नमक लेने जाओगे बताओ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा कंपनी का नमक लेने जाओगे बताओ? भैया टाटा नमक लेने जाओगे। अरे कैसे समझा? बिकॉज टाटा ने ऐसा ब्रांड बनाया हुआ है कि कस्टमर उस पर ट्रस्ट करता है। ट्रस्ट, कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा आप पे, ठीक है। और इससे क्या होता है? इससे कम्युनिटी डेवलपमेंट भी होता है। ये फिफ्थ नंबर का पॉइंट है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट क्या है? इससे कम्युनिटी, सोसाइटी जो है ना, वो भी डेवलप होती है। आपके करतूत की वजह से, आपके चैरिटी की वजह से सोसाइटी का भी भला हो रहा है। क्लियर है? आइए, साइंटिफिक मैनेजमेंट तो हम लोग पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। साइंटिफिक मैनेजमेंट तो पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। इसको रीड कर लीजिएगा घर में, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा बाबा। और अभी सिर्फ 2 टॉपिक बचे हुए हैं, आइए पढ़ते हैं और खत्म करते हैं हम लोग पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर का। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, 5 मिनट में। आइए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन बाय हेनरी फॉयल। भाई हेनरी फॉयल ने क्या किया? हेनरी फॉयल ने क्या किया, क्या कंट्रीब्यूट किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हेनरी फॉयल ने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का थियोरी किसने दिया? हेनरी फॉयल ने दिया। हेनरी फॉयल ने सिखाया कि मैनेजमेंट को कैसा होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का थियोरी किसने दिया? हेनरी फॉयल ने दिया। तो अगर कोई पूछे कि हेनरी फॉयल ने क्या किया, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फॉयल, तो लिखना हेनरी फॉयल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट विच फोकसेस ऑन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन दिए हैं? हेनरी फॉयल। देखना, ही आइडेंटिफाइड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूडिंग यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ एक्सप्लेन कर देना। बोलना हेनरी फॉयल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है हम लोगों को। इसके बाद बोलना हेनरी फॉयल हम लोगों को फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी सिखाया है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। हेनरी फॉयल के हिसाब से ये 5 फंक्शंस है, याद करवाए थे अभी के अभी। तो हेनरी फॉयल ने हम लोगों को 5 फंक्शन सिखाए हैं। क्या क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बाद बोलना कि हेनरी फॉयल ने हम लोगों को स्केलर चेन दिया है। स्केलर चेन यानी कि ऐसा वाला चेन। ही इंट्रोड्यूस द स्केलर चेन प्रिंसिपल, यानी एक ऑथोरिटी किसी दूसरे ऑथोरिटी के पास जाएगा, मतलब ए मतलब कि बी के पास जाएगा, और बी सी के पास जाएगा, सी डी के पास जाएगा, इस तरीके से चलेगा सब कुछ। और हेनरी फॉयल ने हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी सिखाया है। फॉयल एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल स्किल। क्लियर है? हम लोगों को मैनेजमेंट का स्किल्स भी किसने सिखाया है? हेनरी फॉयल। फेवरेट है हेनरी फॉयल अपने लोगों का। क्लास 12 में तो इन्हीं के पढ़े थे 14 प्रिंसिपल्स। ओके जी, आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाबू लास्ट। ये लास्ट है, ये लास्ट है, देख के जाओ। कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्टन मायो। एल्टन मायो का कंट्रीब्यूशन भी पूछ सकता है, तो लिखना, सबसे पहले लिखना एल्टन मायो वाज एन ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट। एल्टन मायो कौन थे? ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट। और इन्होंने मैनेजमेंट की फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। इन्होंने मैनेजमेंट की फील्ड में क्या किया है? बहुत कंट्रीब्यूट किया है।
सबसे पहले तो वो हाथवन स्टडी किए थे। मायो कंडक्टेड द फेमस हाथवन एक्सपेरिमेंट इन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हाथवन वर्क इन शिकागो। तो इन्होंने हाथवन एक्सपेरिमेंट किया, सिंपल सा बात है, जहां पे वो इन्वेस्ट किए, जहां पे वो इन्वेस्टिगेट किए कि किस तरीके से वर्क मतलब कि कंडीशंस में काम किए जाते हैं, किस तरीके से एक वर्कर का प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको समझ में आ गया कि किस तरीके से एक वर्कर का प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। क्लियर है? इसके बाद वो ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट पर ज्यादा काम किए। वो ये समझे कि ह्यूमन किसी का गुलाम नहीं है, ह्यूमन का भी अपना लाइफ है, ह्यूमन का भी अपना सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, उसको समझे ये लोग किस तरीके से ह्यूमन लोगों को हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो मायो रिसर्च एट हाथवन लेड्स टू डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट विच एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन द वर्क प्लेस। इसके बाद इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप का मतलब क्या होता है? मायो रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स। मतलब कि एल्टन मायो ने बोला कि इस दुनिया में इनफॉर्मल ग्रुप्स भी होता है, लेबर लोग इनफॉर्मल भी रहते हैं, और किस तरीके से इंटरैक्ट करना है अपने वर्कर्स को, किस तरीके से अपने वर्कर्स के साथ बिहेव करना है कि वो काम को सजा नहीं, काम को मजा समझे। काम को सजा नहीं, काम को मजा समझे, सिंपल सा बात है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक में क्या लिखा हुआ है? मायो स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक, यानी कि हर एक चीज के लिए फीडबैक होना चाहिए। इन्होंने मायो ने बोला हर एक चीज के लिए क्या होना चाहिए? फीडबैक होना चाहिए। और मायो लास्ट में ये भी बोलते हैं कि मायो एडवोकेटेड फॉर मोर प्रोएक्टिव एंड सपोर्टिव मैनेजमेंट स्टाइल, यानी कि मैनेजर जो होना चाहिए ना, वो ज्यादा प्रोएक्टिव रहना चाहिए, वो एक्टिव रहना चाहिए, वो एक्टिव रहना चाहिए और सपोर्टिव रहना चाहिए। ठीक है, हम लोग पूरा का पूरा फिर आज इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर खत्म कर लिए दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस, आप इतना लाइक किए, इतना शेयर किए, इतना कमेंट किए, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और ऐसे ही हम लोग बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।